नमस्कार। मैं जनता श्रीम गौतम। जिस तरीके से पहलगांव में एक आतंकवादी घटना हुई थी, जिहादी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को, टूरिस्ट को गोलियों से भून दिया था और उसके बाद ही हमने कह दिया था कि अब इसके बाद भारत सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक जैसी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होगी, बल्कि कयामत आएगी। और यही वजह थी कि सरकार ने 2 हफ्ते तक उसकी तैयारियां की और उसके बाद शुरू हुआ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए हैं और बाद में इसकी घोषणा भारत की तरफ से भी की गई, पाकिस्तान की तरफ से भी की गई, तो उसके बाद हमारे देश में तमाम लोगों का गुस्सा बाहर आ गया। इनमें वो लोग भी थे जो सरकार के समर्थक थे और वो लोग तो थे ही जिन्हें गंदी मीडिया आप कह सकते हैं, जो देश में रहते हुए पाकिस्तान को फुटेज प्रोवाइड कराते। और इसको पाकिस्तान के तरफ से जब सीज फायर की घोषणा हुई, उसके अगले दिन भी दिखाया गया कि किस तरीके से चाहे सत्यपाल मलिक हो, राहुल गांधी हो, नेहा राठौर नाम की वो तथाकथित लोक गायिका हो, या फिर डॉक्टर मंडूसा या आरफा खानम, तमाम रवीश कुमार टाइप के लोगों के वीडियो भी दिखाए जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि पुलवामा का जो हमला था वो भारत ने खुद कराया था, क्योंकि इससे मोदी को वोटों में लाभ लेना था। और अब जब ये सीज फायर, तथाकथित सीज फायर की घोषणा हुई, तब भी लोगों का गुस्सा सामने आ गया। और इसमें वो लोग भी थे जो सरकार समर्थक यानी कि राष्ट्रवादी भी कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे सरकार पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए हम जीत रहे थे, हम पाकिस्तान को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन रास्ते में ही नेहरू और इंदिरा की तरह से मोदी ने हाथ पीछे खींच लिए। अब ऐसा ये लोग भावावेश में कह रहे थे और इसमें तमाम बड़े बड़े पत्रकार भी थे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों को न तो मिलिट्री टैक्टिक्स की टी पता है और ना ही एम पता है, लेकिन वो अपने आप को सामरिक विशेषज्ञ मान बैठे हैं। वो ये मान बैठे हैं कि भारत सरकार, भारत की तीनों सेनाओं के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, रक्षा मंत्री हैं या एनएसए हैं या आप कह लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं या एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, उन सबसे भी ज्यादा, भारत के सीडीएस से भी ज्यादा ये जो तथाकथित लोग थे, चाहे वो टीवी स्टूडियो में बैठे थे या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि भारत ने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। लेकिन चूंकि कभी भी जब आर्मी ऑपरेशंस करती है तो उसकी एक एक डिटेल जनता को नहीं बताई जा सकती, और यही वजह थी कि सरकार ने इस पर जब अगले 2 दिन अपनी बात स्पष्ट की, तो उनमें से बहुत से लोगों की समझ में आया कि ये जो सीज फायर जिसे कहा जा रहा है, जबकि भारतीय सेना की तरफ से, भारत के डीजीएमओ की तरफ से या फिर विदेश सचिव की भी तरफ से इसको अंडरस्टैंडिंग कहा गया है, इसको फायर नहीं करना या फायर रोकना। सीज फायर का वैसे मतलब भी यही होता है कि फायर रोक दिया जाता है, जो झड़पें होती है उनको रोक दिया जाता है। और जहां तक युद्ध की बात है, तो भारत का पाकिस्तान के साथ ये युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ था, तो युद्ध विराम का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ बार बार डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई सीज फायर जैसी स्थिति नहीं है। अभी भी हम उसी बात पर टिके हुए हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये पहले दिन से भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया था। जहां तक सवाल है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि वो इस पूरे मामले में उन्होंने घोषणा क्यों की, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दरअसल जिस दिन ये घोषणा हुई थी उससे कुछ घंटे पहले भारत की वायुसेना ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक किया था, और जिसके निशाने पर थे पाकिस्तान के कई बड़े एयर बेसेस, और इनमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एयरबेस था नूर खान। और इस नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान में एक भूकंप आया था।
राजनीतिक भूकंप तो पहले से आया हुआ था, लेकिन वास्तविक तौर पर पाकिस्तान के लोगों ने भूकंप महसूस किया था और इस भूकंप की धमक एकदम से अमेरिका पहुंच गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति भी इससे हिल गए थे और उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इस मामले में भारत सरकार को सही तरह से नहीं मनाया तो ऐसे भूकंप पाकिस्तान में अगले 24 घंटे में कई जगह आ सकते हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो सकता है और पूरी दुनिया पर भी उसका असर पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में आए हुए भूकंप से अमेरिका क्यों हिला या पूरी दुनिया को क्या नुकसान होगा, तो आप समझ लीजिए कि जिस नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना और सेना ने हमला किया था, ब्रह्मोस मिसाइलें जहां दागी गई थी, उसी के आसपास पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर बम का जखीरा है। और अब तो पाकिस्तान के तमाम जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन पर यह कहा जा रहा है कि कई सारे न्यूक्लियर बम भी उसमें विस्फोट हुए थे और उनके रेडिएशन को चेक करने के लिए अमेरिका की तरफ से एक टीम भी भेजी गई है पाकिस्तान में। हालांकि इसको लेकर भारतीय सेना ने कोई भी स्पष्ट ये तो बताया है कि नूर खान एयरबेस को हमने उड़ाया है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमने न्यूक्लियर वेपनरी जो थी उसको उड़ा दिया है या उसको टारगेट कर दिया है। भारत की सेनाओं ने स्पष्ट संदेश दिया था इन एयरबेसेस को उड़ाकर और दूसरी तमाम जगहों पर इसी तरीके से मिसाइलों से हमले करके, चाहे आकाश रही हो या फिर ब्रह्मोस रही हो और दूसरी मिसाइलें रही हो, भारत ने यह दिखा दिया था कि पाकिस्तान के पूरे एरिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो भारत की सेनाओं की पहुंच से दूर है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की सेनाओं ने एलओसी को पार नहीं किया था, यानी कि हमारे चाहे वायुयान रहे हो, चाहे सुखोई और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट रहे हो या दूसरी तोपें रही हो या मिसाइल लॉन्चर रहे हो, ये हमने अपनी सीमाओं में रहते ही कर दिया था और इसी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था। अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारा न्यूक्लियर बम में विस्फोट हो सकता है और पूरे देश में रेडिएशन फैल सकता है, पूरा पाकिस्तान मर सकता है, माई बाप हमें बचाइए, अपने दोस्त को बोलिए कि हम उनके आगे घुटनों पर टिकने को राजी हैं, आप इस पूरी लड़ाई को रोक दीजिए। और बाद में यही हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, वो गिड़गिड़ाया, उसने माफी मांगी और उसने कहा कि आप प्लीज ये सारी कार्रवाई रोक दीजिए, नहीं तो यहां पर जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को मजबूर किया इस सीज फायर के लिए, वो इस पूरे मामले को और ज्यादा समझना चाहते हैं, तो एक और चीज समझ लीजिए। भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, इसमें केवल पाकिस्तान ही बुरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था, उसी की बेइज्जती नहीं हुई थी, बल्कि अमेरिका की भी भारी बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि अमेरिकी F-16 विमान जिस तरीके से भारतीय मिसाइलों का निशाना बन रहे थे, जिस तरीके से उन्हें मार गिराया गया, वो फेल हो गए। और उसके अलावा चीन की दी हुई तमाम टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तुर्की के भी ड्रोन फेल हो गए। तो यहां केवल पाकिस्तान की हार नहीं हो रही थी, चीन, तुर्की और अमेरिका भी बुरी तरीके से यहां पराजित हो रहे थे। यही वजह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत जल्दी से अपनी तमाम कोशिशें की और ये कहा, उन्होंने ये गारंटी भी ली, हालांकि इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस न्यूक्लियर बम की धमकी देकर पाकिस्तान अब तक बचने की कोशिश कर रहा था, उसी के ठिकाने पर भारतीय वायुसेना और सेनाओं ने मिलकर, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि हाफ एनकाउंटर करना, कि जब कोई अपराधी भाग रहा होता है तो पुलिस वाले उसके पैर में गोली मारते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि इस गोली का निशाना तेरा पैर की बजाय तेरा सर भी हो सकता था, या तो सरेंडर कर दे, नहीं तो तू अगली गोली तेरे सर में खाएगा। वही संदेश भारत की सेनाओं ने दिया है कि हमारा जो ब्रह्मोस है या हमारी जो मिसाइलें हैं, अभी तो हमने साइड में गिराई हैं, हम उनको सही निशाने पर भी गिरा सकते हैं, फिर चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि किसी भी देश का अपना सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है उसे न तो यूएन रोक सकता है न यूएस रोक सकता है। जहां तक भारतीय विदेश नीति का सवाल है, उसकी पहले से तैयारी कर ली गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम देशों के साथ अपने पक्ष को रखा था और सबको बता दिया था कि इसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो और ज्यादा उठाई गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि मैं कश्मीर पर भी दोनों देशों को साथ बिठाकर बात करने की आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़े बड़बोले हैं, वो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। भारत ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि न तो इस बातचीत में जो पाकिस्तान के साथ इस गोलीबारी को या मिसाइल अटैक को रोकने के लिए की गई है, और न ही कश्मीर को लेकर किसी भी तरीके की मध्यस्थता भारत न तो स्वीकार करता है और न ही करेगा।